जय हिंद। आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। माई सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी। डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब न्यू डीएनए फॉर्मेशन होने का प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के टाइम होता है। जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होता है तो डीएनए भी डबल होना चाहिए, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन का कौन सा फेज में होता है, इन विच फेज सेल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, एंड द आंसर इज एस फेज, मतलब सिंथेसिस फेज। याद करो, सेल डिवीजन का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज के अंदर एस फेज आता है, सिंथेसिस फेज, एंड दिस फेज इज रिमार्केबली कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फेज। मतलब दिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को मिशेल्सन एंड स्टाल, दो साइंटिस्ट, ये सेमी कंजर्वेटिव क्या है पहले देखेंगे। देखो, ये डीएनए है। पहले क्या होगा, डीएनए जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा टू स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, एंड सेपरेशन होने के बाद ईच स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद वो दो स्ट्रैंड कॉम्बाइन हो जाएंगे, मतलब न्यू स्ट्रैंड एंड ओल्ड स्ट्रैंड दोनों फिर से कॉइल हो जाएंगे और कॉइल होकर न्यू डीएनए फॉर्मेशन करेंगे। दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव टाइप। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का जो स्ट्रैंड था वो स्ट्रैंड सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन किया और करने के बाद वो न्यू स्ट्रैंड के साथ फिर से कॉम्बाइन हो गया और दो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। आगे इसका स्टेप हम देखेंगे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का बहुत सारा स्टेप होता है, मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सो द फर्स्ट स्टेप इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो होता है, एक डीएनए में एक एरिया होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI रीजन। इसको शॉर्टकट में ORI रीजन बोलते हैं। सपोज ये डीएनए है, तो एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब ये रीजन में क्या होता है, एडेनिन एंड थायमिन का रिपीटेशन होता है। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज AT रिच रीजन, मतलब ज़्यादा एडेनिन एंड थायमिन होता है। 80 रीजन जहाँ पर ज़्यादा होगा वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सेकंड स्टेप है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आकर बाइंड होगा हेलिकेज एंजाइम, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम का काम है डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है उसका अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको कट करना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने के लिए हेलिकेज एंजाइम आता है, एंड हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड द डीएनए। बट हेलिकेज एंजाइम को कैसे पता चलेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ है? इसलिए पहले क्या होता है, कुछ इनिशिएटर प्रोटीन आते हैं, इनिशिएटर प्रोटीन जो आकर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बगल में बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद ORI रीजन को हेलिकेज डिटेक्ट करता है और जाकर वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कट करता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में डीएनए अनवाइंड होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऐसे होगा अनवाइंड। सपोज ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ से अनवाइंड हो जाएगा। ये अभी तक वाइंड होकर है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड 5' से शुरू होकर 3' और ये 3' से 5'। ये तो हमको मालूम है पहले से डीएनए का स्ट्रक्चर।
तो अब क्या होगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड बन गया, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड ऐसे कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये फिर से कॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए डीएनए डबल स्ट्रैंड है, मोर स्टेबल है। तो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये प्रोटीन आकर बाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंड में और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट द डीएनए कैन नॉट फर्दर रिकॉइल, कॉइल नहीं होगा, ऐसे फ्री रहेगा। अब फ्री रहने के बाद ये एक फॉर्क जैसा फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क में दो स्ट्रैंड है, एक कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस करता है, एक डिसकंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस करता है। कॉन्टिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस जो करता है उसका वो जो स्ट्रैंड है वो 3' से 5' होगा, तो ये होगा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, और जो स्ट्रैंड 5' से 3' है, मतलब ऑपोजिट स्ट्रैंड, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। अब कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का को मोर करेक्टली कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस होता है इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड इसको बोलते हैं, और कंटिन्यूअसली जहाँ पर सिंथेसिस होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे, यहाँ तक हो गया। थर्ड स्टेप में एक एंजाइम है जिसका नाम है प्राइमेज। ये प्राइमेज एंजाइम प्राइमर ऐड करेगा इन द 3' रीजन, डीएनए का 3' रीजन में प्राइमर ऐड होगा। तो ये प्राइमर क्या है? प्राइमर्स आर द शॉर्ट आरएनए सेगमेंट्स दैट आर बाइंड टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए। तो प्राइमर ऐड कैसे होने के बाद कैसे हो जाएगा, देखो 3' एंड में बाइंड होगा प्राइमर, तो यहाँ पर एक प्राइमर बाइंड हो गया, इसका 3' एंड तो ऊपर है इसलिए यहाँ पर बाइंड होगा। ठीक है, प्राइमर को ऐड करता है प्राइमेज एंजाइम। अब प्राइमर ऐड हो गया, अब डीएनए सिंथेसिस होने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर प्राइमर के साथ बाइंड होगा और डीएनए सिंथेसिस होगा। और डीएनए सिंथेसिस होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आकर सब ऐड होगा और डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा। जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका 3 कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, ऐसा 3 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है। इनमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और 1 और 2 का काम है प्रूफ रीडिंग। अगर कहाँ पर कुछ गलती से बाइंड हो गया न्यूक्लियोटाइड तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, या फिर एक डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर को रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस होने के बाद प्राइमर का कुछ काम नहीं, तो प्राइमर भी रिमूव हो जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 ये सब प्राइमर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ये सब काम करते हैं और प्रूफ रीडिंग भी करते हैं। और क्या करते हैं, प्राइमर को रिमूव करने के बाद ये जो गैप में न्यूक्लियोटाइड को फिर से सिंथेसिस करना भी डीएनए पॉलीमरेज का काम है। तो डीएनए सिंथेसिस होने के बाद 1 डीएनए बिकम 2 डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ईच डीएनए अगेन फर्दर रेप्लिकेट टू फॉर्म देयर सिस्टर डीएनए। तो ऐसे ऐसे जनरेशन वाइज कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के टाइम में होता है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन टाइम में एक इंटरफेज आता है। इनफैक्ट फर्स्ट फेज इज कॉल्ड इंटरफेज, देन एम फेज आता है। इंटरफेज का 3 सब फेजेस है, एक है गैप 1 फेज जिसको G1 बोलते हैं, एक है S फेज जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और एक है G2 फेज जिसको गैप 2 फेज बोलते हैं। ये जो सिंथेसिस फेज है, दिस सिंथेसिस फेज
मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन फेज। ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ, एस फेज में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। आगे हम मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। फाइनली थोड़ा हम देखेंगे, एक समरी करेंगे क्या क्या सब एंजाइम यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, मैंने तो टोटल रेप्लिकेशन का स्टेप बता दिया, लेकिन एंजाइम यहाँ पर मैं लिस्ट किया हूँ। फर्स्ट है हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है? डीएनए का जो हेलिक्स है उसको ब्रेक करना, इसलिए उसका नाम हेलिकेज है। हेलिक्स को जो ब्रेक करता है उसका नाम हेलिकेज। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करेगा। डीएनए जब कॉइल्ड हो, जब हेलिकेज ब्रेक करेगा तो ऊपर का हिस्सा सुपर कॉइलिंग फॉर्मेशन करेगा, उसको ब्रेक करने के लिए टोपोआइसोमरेज। लाइगेज डीएनए को ज्वाइन करेगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, और वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को कनेक्ट करने में हेल्प करता है लाइगेज। प्राइमेज एंजाइम, यू नो प्राइमेज एंजाइम, एडिशन ऑफ प्राइमर। डीएनए सिंथेसिस टाइम में प्राइमर रिक्वायर्ड होता है, और वो प्राइमर को ऐड करने में प्राइमेज एंजाइम हेल्प करता है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिसका 3 पार्ट है या फिर 3 टाइप्स है, 1 2 3। ये डीएनए का चेन को एलोंगेशन करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो ये हो गया टोटल एंजाइम के बारे में।